एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जीएसटी की अकाउंटिंग से रिलेटेड। फटाफट समझाऊंगा ताकि छोटी छोटी बातें याद रहे। अगर एग्जाम टॉपिक इतना लंबा नहीं खींचूंगा कि बर्डन बन जाए उसको याद रखना। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंटर स्टेट होता है उसमें आईजीएसटी लगता है, और जो इंट्रा स्टेट होता है उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप तो जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। केवल अकाउंटिंग से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूँ। जैसे पहले मानकर चलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट में दो एक्ट अप्लाई होते हैं ना, एक सीजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है, एक एसजीएसटी एक्ट या यूटीजीएसटी एक्ट, एज द केस में भी। अब अगर इंट्रा स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो तो अलग अलग चीजों के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एंट्री करते हो फॉर परचेज ऑफ गुड्स, तो नॉर्मल हम परचेज की क्या एंट्री करते हैं। अगर हम कोई भी चीज परचेज करें तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट टू। अगर कैश में किया तो कैश, चेक के थ्रू किया तो बैंक, उधार किया तो क्रेडिटर्स, है ना। तो नॉर्मली परचेजेस की यही एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर। अब मान लीजिए कि आप परचेजेस करते हो 1 लाख रुपए की। अगर आप 1 लाख रुपए का माल खरीदते हो तो आपको क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर हम जीएसटी को इग्नोर करें। लेकिन अगर हम जीएसटी को इग्नोर ना करें तो हम सब जानते हैं कि हमें जो भी पेमेंट करना होता है जीएसटी के साथ करना होता है। माना कि जीएसटी है
सपोज 18%, तो 18% में आपका क्या लगेगा? 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। ठीक है। जब आप परचेजेस पर जीएसटी पे करोगे तो हम उसे कहेंगे इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट क्यों? क्योंकि परचेजेस है ना, परचेजेस को इनपुट बोलते हैं, सेल को आउटपुट बोलते हैं, है ना। कोई खर्चा करो तो इनपुट है, परचेजेस करो तो इनपुट है, सेल करो तो आउटपुट है, इनकम जनरेट करो तो आउटपुट है ना। तो अगर आप किसी भी परचेजेस पर, किसी भी खर्चे पर, चाहे वो खर्चा किसी भी नेचर का हो, किसी भी परचेजेस पर, किसी भी खर्चे पर, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर इंट्रा स्टेट होगा तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर रहे होंगे, और अगर इंटर स्टेट होगा तो आप आईजीएसटी पे कर रहे होंगे। तो जो भी परचेजेस पर या खर्चों पर या इन्वेस्टमेंट पर आप जीएसटी पे करते हैं, ये इनपुट जीएसटी कहलाती है, इनपुट जीएसटी। ठीक है। और जो भी आपको सेल होती है ना, जो भी आपको इनकम होती है, उस इनकम पर जो आप जीएसटी रिसीव करते हो, भाई आप परचेजेस करोगे तो जीएसटी पे करोगे, इस पे जीएसटी पे करोगे, खर्चा करोगे तो जीएसटी पे करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो जीएसटी पे करोगे, सेल पर आपको जीएसटी क्या होगी? रिसीव होगी। तो वो जो जीएसटी आपको रिसीव होगी, जाहिर सी बात है कि अगर वो इंट्रा स्टेट सेल है या इनकम है तो सीजीएसटी या एसजीएसटी के फॉर्म में वो रिसीव होगी, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी के फॉर्म में वो रिसीव होगी। इसे हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है ना। तो जब भी आप सेल की एंट्री करो विद जीएसटी, परचेज की एंट्री करो विद जीएसटी, खर्चों की, इन्वेस्टमेंट की, इनकम की, किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री विद जीएसटी करो, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ खुलना है इनपुट जीएसटी का खाता, कहाँ खुलना है आउटपुट जीएसटी का खाता। जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं, उस पर अगर हम कोई जीएसटी दे रहे हैं तो वो इनपुट जीएसटी है। अगर हम कोई पैसा ले रहे हैं, तो पैसा हमें मिलता कब है? जब हम सेल करते हैं या हमें कोई इनकम होती है, तो उस पर जो हम जीएसटी रिसीव करते हैं वो आउटपुट जीएसटी कहलाती है। हमेशा याद रखिएगा, इनपुट जीएसटी एक एसेट की तरह होती है और आउटपुट जीएसटी एक लाइबिलिटी की तरह होती है। क्योंकि अगर आपने कोई जीएसटी रिसीव करी है तो ये आपका पैसा तो है नहीं, ये तो सरकार का पैसा है, सरकार के बिहाफ पर आपने ये पैसा रिसीव किया है। तो अगर कोई भी जीएसटी का पैसा आपने रिसीव किया है, वो पैसा आपको बिलोंग नहीं करता, वो पैसा आपको जल्द से जल्द समय रहते विद इन द टाइम लिमिट आपको सरकार को जमा करवाना होता है। जब तक ये जीएसटी रिसीव्ड सरकार को आप जमा नहीं करवाते, तब तक ये आपके लिए एक लाइबिलिटी रहता है। तो जो भी आउटपुट सीजीएसटी हो, आउटपुट एसजीएसटी हो, आउटपुट आईजीएसटी हो, जो भी जीएसटी का पैसा आपने रिसीव किया है, वो आपकी लाइबिलिटी है until it is paid to the गवर्नमेंट। और जो भी इनपुट जीएसटी है वो आपकी एसेट है। कब तक?
जब तक आप इसका क्रेडिट नहीं ले लेते। आपने अपने परचेजेस पर अगर सरकार को कोई जीएसटी पे कर रखा है, खर्चों पर जीएसटी पे कर रखा है, इन्वेस्टमेंट पर जीएसटी पे कर रखा है, तो ये इनपुट जीएसटी का आप क्रेडिट ले सकते हो। आप अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो, छूट ले सकते हो। जो बचेगा वही आपको सरकार को पे करना होगा। तो अगर आपने अपने इनपुट जीएसटी का अभी तक क्लेम नहीं लिया है, तो जब तक क्लेम नहीं लिया है तब तक ये आपके लिए क्या है, एक एसेट है। तो कभी भी पूछा जाए कि इनपुट जीएसटी क्या है, तो एक एसेट है। आउटपुट जीएसटी क्या है, तो एक लाइबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ किया जाता है और सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो सरकार को पे किया जाता है। और मैंने आपको इसके सेट ऑफ के नियम भी बताए थे, अगर जिनको जीएसटी पढ़ाया है उन्होंने रिवीजन किया हो तो। अगर याद ना हो तो शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब दैट इज जीएसटी पेड, जो आपने पे किया है किस पर, अपने परचेजेस पर, खर्चों पर, इन्वेस्टमेंट पर। तो ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट जीएसटी यानी जीएसटी पेड अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है, दैट इज जीएसटी रिसीव्ड। तो जो भी जीएसटी आपने पे किया है उसका आपको जीएसटी रिसीव्ड में से क्रेडिट मिल जाता है। मतलब अगर मैंने 10 रुपया रिसीव किया है सेल पर और 8 रुपया पे किया है परचेजेस पर, तो मुझे केवल सरकार को 2 ही रुपए जमा करवाने हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं बात करूं सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी कैसे सेट ऑफ होता है, इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले सीजीएसटी जो होता है, मुझे लिखना चाहिए इनपुट सीजीएसटी। जो इनपुट सीजीएसटी है वो सबसे पहले कहां से सेट ऑफ होगा, आउटपुट सीजीएसटी से। और उसके बाद ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी इफ रिमेनिंग फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी। इसका मैंने एक टेबल भी बनाया था पढ़ाते टाइम, जब आप अपने नोट्स खोलोगे तो जरूर वो टेबल दिखाई देगी। जो भी इनपुट सीजीएसटी होता है उसको पहले आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर करते हैं, बच गया तो उसको आउटपुट आईजीएसटी से भी रिकवर किया जा, सेट ऑफ किया जा सकता है। ये एक ऑर्डर है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, माना आपका आउटपुट सीजीएसटी
10,000 रुपए है और तुम्हारा इनपुट सीजीएसटी 12,000 रुपए है। तो आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। अभी भी 2,000 रुपए का इनपुट सीजीएसटी बच रहा है। मतलब आपने परचेजेस पर 12,000 रुपया पे किया है और सेल पर खाली 10,000। मतलब सरकार को आपने भुगतान किया है जीएसटी का 12,000 परचेजेस पर और रिसीव किया है 10,000 सेल पर। तो आपका तो माइनस में जा रहा है, अभी भी आपका इनपुट जीएसटी बच रहा है। तो कोई बात नहीं, तुम इस बचे हुए इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट आउटपुट आईजीएसटी से ले सकते हो। अगर आउटपुट आईजीएसटी है आपके पास कुछ पड़ा हुआ तो आप इसका क्रेडिट वहां से ले सकते हो। ठीक है। इसी तरह से इनपुट एस जी एस टी या इनपुट यूटीजीएसटी। अब जो इनपुट एसजीएसटी है इसका क्रेडिट हम कैसे लेंगे? तो इसमें भी वही होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट फ्रॉम आउटपुट एसजीएसटी और अगर बच गया इफ रिमेनिंग, नहीं बचा तो बात ही खत्म, फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है। और इसी तरह से इनपुट आईजीएसटी, इसका क्रेडिट हम ले सकते हैं फर्स्ट फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी और दूसरा इफ रिमेनिंग फ्रॉम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। एनी ऑर्डर, मतलब कि सीजीएसटी तुम पहले घटा लो, एसजीएसटी पहले घटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी ऑर्डर में। पहले एसजीएसटी बाद में सीजीएसटी या पहले सीजीएसटी बाद में एसजीएसटी। मतलब जो भी इनपुट टैक्स आपका होता है आप उसकी छूट लेते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो एक व्यापारी है, वो मेनली दो ही काम करता है, एक परचेज करता है और एक सेल करता है। यानी देखा जाए तो वो खाली वैल्यू एडिशन करता है। मान लो वो 1,00,000 रुपए का परचेज करता है और 1,20,000 रुपए की सेल करता है, यानी वो 20,000 का ही वैल्यू एडिशन कर रहा है। 1,00,000 की जब परचेज करता है तो उस पे 9,000 रुपया वो सीजीएसटी पे करता है और 9,000 रुपया वो एसजीएसटी पे करता है। गुड्स की कीमत तो खाली 1,00,000 रुपए थी, उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है 18,000 रुपए का। जो भी सप्लायर है उससे 18,000 रुपया टैक्स का भी मांग रहा है, यानी वो 1,18,000 रुपया सप्लायर को पे कर रहा है। जाहिर सी बात है कि 18,000 रुपया सप्लायर के थ्रू सरकार के पास पहुंच गया होगा। अब यही चीज वो 1,20,000 में बेच रहा है, तो जब वो 1,20,000 में बेचेगा तो अब वो खुद गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो अब वो इस सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट करेगा। अब 1,20,000 का 9% कितना होता है? 1,20,000 का 9%, 10,800 रुपया वो सीजीएसटी
कलेक्ट करेगा और 10,800 रुपया वो SGST कलेक्ट करेगा। यानी कि वो टोटल कितना पैसा ग्राहक से लेगा? वो ग्राहक से 1,20,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800 यानी वो 1,41,600 रुपया लेगा। अब ध्यान से देखा जाए तो परचेजेस केवल 1,00,000 की थी और सेल केवल 1,20,000 की थी। बाकी परचेजेस पर जो वो पैसा दे रहा है वो सरकार ले रही है और जो सेल पर वो कस्टमर से 1,00,000 ये जीएसटी का पैसा ले रहा है वो भी सरकार के कहने पर ही ले रहा है। जाहिर सी बात है कि ये वाला जीएसटी उसने पे किया है सप्लायर को और सप्लायर से पैसा सरकार के पास पहुंच गया होगा और ये वाला पैसा उसने क्या किया है? रिसीव किया है। किससे? ग्राहक से। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या इस सप्लायर की कोई लाइबिलिटी बनती है, कोई कंप्लाइंस बनता है? जो भी पैसा उसने रिसीव किया है इसे हम बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी। जैसे हम बोलेंगे कि इसका आउटपुट सीजीएसटी 10,800 है, आउटपुट एसजीएसटी 10,800 है। जो भी इसने टैक्स पे किया है इसे हम बोलेंगे इनपुट। हम बोलेंगे इसका इनपुट सीजीएसटी 9,000 है, इनपुट एसजीएसटी 9,000 है। ठीक है। कभी भी याद रखना कि इनपुट इनपुट सीजीएसटी का पैसा आउटपुट एसजीएसटी के पैसे से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी के पैसे से या एसजीएसटी का पैसा सीजीएसटी के पैसे से सेट ऑफ नहीं हो सकता। कभी भी ये दो चीजें आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकती। हाँ, आप सीजीएसटी के पैसे को आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो, इंटीग्रेटेड जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन कभी भी स्टेट जीएसटी और सेंटर जीएसटी का पैसा सेट ऑफ नहीं हो सकता। जैसे आप एसजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं कर सकते या सीजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या करूंगा? मेरा आउटपुट सीजीएसटी है 10,800 जो मैंने ग्राहक से लिया और मेरा इनपुट सीजीएसटी है 9 ने सप्लायर को दिया। तो देखा जाए तो मैंने केवल 20,000 का वैल्यू एडिशन किया, तो मैं 20,000 पर 9% यानी कि 1,800 ही तो टैक्स भरूंगा ना। तो मैं जो सरकार को टैक्स भरूंगा सीजीएसटी का, सीजीएसटी पेबल वो केवल 1,800 होगा। ठीक है ना। ये मेरा आउटपुट सीजीएसटी है जो बचा है, जो मुझे सरकार को देना है 1,800 रुपया। इसी तरह से मैं अपना आउटपुट स्टेट जीएसटी जो कि है 10,800 में से इनपुट स्टेट जीएसटी जो कि है 9,000 सेट ऑफ कर लूंगा और जो बचेगा मेरा आउटपुट एसजीएसटी वही पेबल है सरकार को। ठीक है ना। कितना रुपया? 1,800 रुपया। तो मैं 1,800 रुपया सीजीएसटी, 1,800 रुपया एसजीएसटी, टोटल सरकार को 3,600 रुपया पे कर दूंगा। इसकी जर्नल एंट्री भी होगी। ठीक है। मैंने इस पर ना बकायदा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाया है, जो पीडीएफ अगर आप पर हो तो उसको भी एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। मान लीजिए अगर सपोज इस एग्जाम्पल से परे होकर मैं मानूं कि अगर मेरे पास इनपुट सीजीएसटी 12,000 रुपए होता, हो सकता है कि मेरी परचेजेस साल भर में ज्यादा हो और सेल कम हो। तो परचेजेस ज्यादा होने से इनपुट जीएसटी ज्यादा है, आउटपुट कम है। तो मान लो कि अगर मेरा इनपुट ज्यादा होता तो ऐसे केस में तो मेरा अभी पूरा का पूरा सीजीएसटी सेट ऑफ हो गया, आउटपुट सीजीएसटी। अभी भी जो मेरा इनपुट सीजीएसटी बच रहा है वो 1,200 रुपए बच रहा है।
इनपुट सीजीएसटी का मतलब अभी भी जो मैंने टैक्स पे किया जिसका मुझे क्रेडिट मिल सकता है वो 1200 रुपए है। तो क्या ये 1200 रुपए जो इनपुट सीजीएसटी है इसका क्रेडिट मैं एसजीएसटी से ले सकता हूं? कभी भी नहीं। सीजीएसटी का क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट या तो केवल आउटपुट सीजीएसटी से ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो आउटपुट आईजीएसटी से, अगर कोई आईजीएसटी आपके पास है तो। अदरवाइज उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको अगले साल यूज कर सकते हो, अगले साल क्रेडिट ले सकते हो, कैरी फॉरवर्ड वो हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑर्डर बताया गया है कि इनपुट सीजीएसटी का पैसा आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर होगा। भाई इनपुट सीजीएसटी क्या है? एक एसेट है, और इस एसेट को मैं किससे सेट ऑफ करूंगा? लाइबिलिटी से। भाई मेरी लाइबिलिटी कम कर दूंगा। मान लो कि अगर मेरी लाइबिलिटी, मेरी एसेट है 12,000 और मेरी लाइबिलिटी है 10,000, तो मैं अपनी आउटपुट सीजीएसटी वाली लाइबिलिटी तो खत्म कर दूंगा, बाकी का बचा 2,000 मैं यहां से रिकवर कर सकता हूं आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है ना? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी से रिकवर हो सकता है। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी पहले तो आउटपुट एसजीएसटी से रिकवर होगा, बच गया तो आउटपुट आईजीएसटी से रिकवर होगा। इसी तरह से इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से रिकवर होता है और उसके बाद वो किसी से भी रिकवर हो सकता है, एसजी सीजीएसटी से या एसजीएसटी से, किसी भी ऑर्डर में। तो यही हमको सीखना है कि भाई जब हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री तो वैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखी है, लेकिन विदाउट जीएसटी सीखी है। अगर विद जीएसटी एंट्री करनी पड़े तो कैसे की जाती है? अब एक पहले सवाल का जवाब देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैन इनपुट सीजीएसटी बी set off against output SGST? Yes or no? तो आंसर है नो। ठीक है, यस नहीं, आंसर होगा नो। भाई आप इनपुट एस सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, या वाइसा वर्सा ना, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सेम चीज, अगर मैं बोलूं कि क्या आप इनपुट एसजीएसटी को या यूटीजीएसटी, कुछ भी कह लो आप इसको, क्या आप इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो? फिर आंसर अभी भी नो ही होगा। अगर मैं बोलूं कैन इनपुट सीजीएसटी बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, यस और नो? तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से रिकवर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर ये पढ़ लो। ऑर्डर मैंने बताया कि भाई इनपुट सीजीएसटी पहले तो आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर होगा, इफ रिमेनिंग, अगर बचेगा तो हाँ वो आउटपुट आईजीएसटी से भी रिकवर
हो सकता है। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। इसी तरह से कैन इनपुट, और ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि क्या इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं। कैन इनपुट सीजीएसटी ऑफ स्टेट वन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी ऑफ स्टेट टू। क्या इनपुट सीजीएसटी एक स्टेट का इनपुट सीजीएसटी दूसरे स्टेट के आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर हो सकता है? यस और नो? जिन्होंने पहले पढ़ा है वो तो बता भी देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो कि एक व्यापारी यूपी में भी बिजनेस करता है और उत्तराखंड में भी बिजनेस करता है, तो क्या उसे दोनों जगह अलग-अलग रजिस्ट्रेशन लेने होंगे? यहाँ यहाँ अलग रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ अलग रजिस्ट्रेशन होगा। मान लो यूपी उत्तराखंड में वो परचेजेस करता है, तो उत्तराखंड में उसका इनपुट सीजीएसटी है और यूपी में उसका आउटपुट सीजीएसटी है। तुम एक गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा दूसरी गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से रिकवर कर सकते हो? एक गवर्नमेंट की टैक्स का पैसा दूसरी गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से रिकवर कर सकते हो? ये तो दोनों अलग-अलग गवर्नमेंट है भाई, दोनों में अलग-अलग स्टेट जीएसटी एक्ट होता है। तुम अपनी गवर्नमेंट का क्लेम अपनी गवर्नमेंट से मांगो ना। अगर तुमने उत्तराखंड में कोई परचेजेस करी और उस पे जीएसटी पे किया, तो उसकी छूट तुम उत्तराखंड सरकार से मांगो, जो तुम उत्तराखंड सरकार को जीएसटी पे कर रहे हो। तुम परचेजेस कर रहे हो उत्तराखंड में और छूट मांग रहे हो यूपी में, तो ये थोड़ी चलेगा। हाँ, सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी से रिकवर हो सकता है। एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से रिकवर हो सकता है, बट विद इन द सेम स्टेट। तुम एक स्टेट के इनपुट जीएसटी को दूसरे स्टेट के आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? हाँ, अगर ये दोनों स्टेट वन होते तो अलाउड हो जाता। सेम चीज सेम चीज एसजीएसटी के साथ भी है। अगर मैं बोलूं, क्या इनपुट एसजीएसटी का पैसा एक स्टेट के इनपुट एसजीएसटी का पैसा दूसरे स्टेट के आउटपुट एसजीएसटी से रिकवर कर सकते हो? यानी एक स्टेट का खर्चा दूसरे स्टेट की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि दोनों जगह अलग-अलग कानून है। ठीक है ना? अपने राज्य में जो आपने परचेजेस करी है उसकी छूट आप अपने राज्य में ही मांगो, दूसरे राज्य से आप नहीं मांग सकते। तो यानी कि इनपुट सीजीएसटी को घटा सकते हो आउटपुट सीजीएसटी से, यानी कि ये सेट ऑफ हो सकता है, ये सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में। आ रही बात समझ में? ये बात भूलना नहीं। अच्छा, एक एक सवाल और पूछूंगा। इन सवालों से थोड़ा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कैन इनपुट आईजीएसटी ऑफ स्टेट वन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी ऑफ स्टेट
टू, यस और नो, बोलो। क्या एक स्टेट का आईजीएसटी का पैसा, इनपुट आईजीएसटी, दूसरे स्टेट के आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, आईजीएसटी का पैसा सेट ऑफ हो सकता है क्योंकि आईजीएसटी का पैसा तो सेंटर के पास होता है और सेंटर तो एक ही है ना, स्टेट 1 में हो चाहे स्टेट 2 में हो, सेंटर तो एक ही है। भाई स्टेट का पैसा अलग-अलग होता है। भाई सीजीएसटी, एसजीएसटी ये तो स्टेट का पैसा है। स्टेट का ये तो स्टेट के कानून के तहत आता है ना, लेकिन इंटीग्रेटेड जीएसटी स्टेट के कानून के तहत नहीं आता, वो सेंटर के कानून के तहत आता है ना? जब भी आप दो भाई आईजीएसटी तो हम लेते ही तब है जब हम दो स्टेट्स में डील करते हैं। भाई आईजीएसटी का तो कॉन्सेप्ट ही तब क्रिएट होता है जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल एक स्टेट की इनपुट आईजीएसटी को दूसरे स्टेट की आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। आईजीएसटी में नहीं देखते कि वो कौन से स्टेट का है। इनफैक्ट आईजीएसटी एक्ट तो अप्लाई ही तब होता है जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट में जब सप्लाई करता है तभी आईजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है। तो वहां पर तो भाई सेट ऑफ होगा नहीं होगा ये सवाल ही अराइज नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि ये तो एक्ट ही तब लगेगा जब दो स्टेट्स के बीच में सब गुड्स की लेन-देन होगी और आईजीएसटी का पैसा तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इनपुट से आउटपुट को सेट ऑफ नहीं करवा सकती? बिल्कुल करवा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर, ये वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है? इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर हो सकता है लेकिन दोनों सेम स्टेट का होना चाहिए। अलग-अलग स्टेट के हो तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है ना? इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है लेकिन सेम स्टेट के होने चाहिए। अलग-अलग स्टेट के हो तो सेट ऑफ नहीं हो सकता। इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी में तो अलग-अलग स्टेट का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि अलग-अलग स्टेट के केस में ही तो ये एक्ट अप्लाई होता है ना। तो ये तो भाई सेट ऑफ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, और ये बात तो वैलिड है ही कि सीजीएसटी का पैसा तुम एसजीएसटी से, एसजीएसटी का पैसा तुम सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये जो क्रॉस एडजस्टमेंट होती है ये भी संभव नहीं है। और जो सीजीएसटी का पैसा सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो वो भी विद इन द सेम स्टेट होना चाहिए, अलग-अलग स्टेट का नहीं होना चाहिए। क्या इन क्वेश्चन से बेसिक क्लैरिटी है कि कैसे पैसा सेट ऑफ होता है? ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग बहुत साधारण है। देखो मेरे को आपको अगर मुझे इस स्टेज पर कि आपका 4 दिन बाद पेपर होने वाला है और मुझे ये बताना पड़े कि यार परचेजेस की क्या एंट्री होती है, सेल की क्या एंट्री होती है, खर्चों की क्या एंट्री होती है, एसेट खरीदने की क्या एंट्री होती है, तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति है। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं समझाने वाला हूँ कि एंट्री कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? परचेजेस की एंट्री में क्या डेबिट कर रहा हूँ, क्यों डेबिट कर रहा हूँ, ये तो बेसिक चीज़ हो गई ना बहुत। खाली इंटीग्रेशन बता रहा हूँ जीएसटी का, कि जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, खर्चा करते हैं और उस पे कोई जीएसटी की रेट एप्लीकेबल हो, तो हम जीएसटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है ना? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज की। इंट्रा स्टेट सप्लाईज में अगर आप परचेजेस करते हो फॉर परचेज ऑफ गुड्स, तो आप एक बात बताओ, परचेजेस परचेजेस की तो एंट्री आपको पता है ना, परचेजेस डेबिट होता है और बैंक अगर कैश में खरीदा है तो बैंक क्रेडिट, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट, ठीक है ना?
अगर आप परचेजेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप जीएसटी पे कर रहे होंगे, और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है तो कौन सा जीएसटी पे कर रहे होंगे? एक सीजीएसटी पे कर रहे होंगे और एक एसजीएसटी पे कर रहे होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अब टाइप करके जल्दी से बताओ कि जो भी आप जीएसटी पे करोगे परचेजेस पर, वो एसेट है या लाइबिलिटी है आपके लिए? क्या है उसका नेचर, क्या होगा? जो भी मैं खरीद रहा हूं चीजें, उस पे अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं सप्लायर को, तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एसेट है। और आपको पता है कि एसेट का खाता हमेशा डेबिट होता है। तो ठीक है भाई, आप परचेजेस को डेबिट कीजिए, परचेजेस तो डेबिट होता ही है, ये तो एंट्री हमें पता ही है। लेकिन अब आप इनपुट सीजीएसटी को भी डेबिट कीजिए। अब आप इनपुट आईजीएसटी को भी डेबिट कीजिए टू बैंक। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या फिर अगर आप उधार दे रहे हो तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी परचेजेस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख की परचेज कर रहे हो, तो उस 1 लाख पे माना 18% जीएसटी है, तो 9% हो गया सीजीएसटी, 9% हो गया आई ये सॉरी आईजीएसटी लिख दिया यार, एसजीएसटी। तो इसका मतलब आपको अब सप्लायर को देने हैं 1,18,000 रुपए विद जीएसटी। अगर जीएसटी ना होता तो सिंपल एंट्री होती परचेजेस टू बैंक या परचेजेस टू क्रेडिटर। जीएसटी आया तो हमने उसको भी इंटीग्रेट कर लिया। तो याद रखिएगा कि ये जो जीएसटी हम पे करते हैं, इनपुट जीएसटी, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक एसेट है हमारे लिए, जब तक हम इसका क्रेडिट नहीं ले लेते। भाई मैंने परचेजेस करते समय अगर 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया है, तो जब मैं सेल करते समय जीएसटी रिसीव करूंगा तो उसमें से इसे एडजस्ट करूंगा ना। जो भी मैं रिसीव करूंगा उसमें से जो पे किया है उसको एडजस्ट करके जो बचेगा वही सरकार को दूंगा। वैल्यू एडेड पर जितना मैंने वैल्यू एडिशन किया है, सरकार को सिर्फ उतने पर ही टैक्स दूंगा। इसी तरह से फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर आप कोई गुड्स सेल करते हो तो क्या एंट्री करोगे? अगर कैश में किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, उधार किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है। और क्रेडिट, अच्छा पहले सेल करोगे तो आप जीएसटी क्या करोगे? सेल करोगे तो जीएसटी आप रिसीव करोगे, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो एक तो आप रिसीव करोगे सीजीएसटी, एक आप रिसीव करोगे एसजीएसटी। क्योंकि सेल पर रिसीव कर रहे हो इसलिए आप इसको आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी बोलोगे। अब अगर आप मान लो सेल कर रहे हो और उस पे टैक्स का पैसा रिसीव कर रहे हो, तो क्योंकि ये पैसा आप नहीं रख सकते, ये आपका पैसा नहीं है, आपको ये सरकारी खाते में जमा करना पड़ेगा। तो जब तक ये पैसा आपके पास रहेगा तब तक ये लाइबिलिटी रहेगा। हमें पता है कि लाइबिलिटी बढ़े तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो आप क्या करोगे? आप सेल को तो क्रेडिट करोगे ही, तो अब यहां पे साथ साथ आउटपुट सीजीएसटी को भी क्रेडिट कर देना, आउटपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देना। ठीक है ना? और इनपुट सीजीएसटी से, ये आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी घटाकर जो बचेगा सरकार को पे कर देना, आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट एसजीएसटी घटाकर जो बचेगा सरकार को पे कर देना। लेकिन ये एडजस्ट तभी हो सकता है जब ये सेम स्टेट का हो। अगर ये अलग अलग स्टेट के हैं तो फिर ये एडजस्ट नहीं हो सकते। एक दूसरे से सीजीएसटी एसजीएसटी से, एसजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब वही सारी बातें जो अभी हमने इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास किया। मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे तो कुछ इनपुट जीएसटी क्रिएट होगा, कुछ आउटपुट जीएसटी क्रिएट होगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड आप दोनों को एडजस्ट करके जो बचेगा वो सरकार को पे कर दोगे। इसी तरह से
परचेज रिटर्न में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। भाई परचेज रिटर्न की एंट्री आपको आती ही है, परचेज रिटर्न में रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो मान लो लिख ही देते हैं, फॉर परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न में क्या होता है, रिवर्स एंट्री, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो जितना भी आपने परचेज रिटर्न किया हो, उस परचेज रिटर्न पर जितना भी इनपुट टैक्स आपने पे किया था, चाहे इनपुट सीजीएसटी था, चाहे आपका इनपुट एसजीएसटी था, वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न करते ही जो भी इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। लाइव जो एसेट है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से फॉर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में जो सेल की एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। क्या होगा, एक परचेज रिटर्न लिखना है ना इसे, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न में कौन सा खाता खुलता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट खुलता है। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, जो भी सेल रिटर्न कर रहे हो उसका जो भी आउटपुट सीजीएसटी था या जो आउटपुट आईजीएसटी था वो एसजीएसटी, वो रिवर्स हो जाएगा टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हो तो क्योंकि परचेज कर रहे हो तो पेमेंट करोगे, पैसा दोगे, जब पैसा दोगे तो यानी इनपुट जीएसटी कहलाएगा वो। तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की क्या जर्नल एंट्री होती है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हो वो डेबिट करो। अब क्योंकि अगर तुम 1 लाख के फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे तो उस पर जीएसटी भी पे करोगे, तो जो भी इनपुट जीएसटी होता है वो भी एक एसेट ही होता है, तो उसे भी डेबिट करो। तो इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंट्रा स्टेट मानकर मैं ये एंट्री बता रहा हूं। इनपुट एसजीएसटी टू, अगर आपने नगद खरीदा है तो बैंक, उधार खरीदा है तो वेंडर, ठीक है। इसी तरह से फॉर एक्सपेंस, अगर आपने कोई खर्चा किया है तो जो भी आपका एक्सपेंस होगा उस पर जो भी आपने टैक्स भरा, टू बैंक, ये एंट्री होती है। मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इनपुट जीएसटी, आप जीएसटी पे किस पर करते हो, परचेजेस पर, एक्सपेंसेस पर, इन्वेस्टमेंट्स पर। सेल पर और इनकम पर आप जीएसटी रिसीव करते हो। जो भी जीएसटी पे करते हो वो इनपुट जीएसटी कहलाता है, जो भी जीएसटी रिसीव करते हो वो आउटपुट जीएसटी कहलाता है। आउटपुट जीएसटी एक लाइबिलिटी होता है, इनपुट जीएसटी एक एसेट होता है। और इस इन दोनों को क्या कर लेते हो, सेट ऑफ कर लेते हो। सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो सरकार को आप पे कर देते हो। ये प्रोसेस है। लेकिन हाँ, कुछ नियम है सेट ऑफ करने के, कि भाई कौन सी चीज कहाँ से सेट ऑफ हो सकती है, कहाँ से नहीं हो सकती है, उसके नियम है कुछ। वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई परचेजेस मैंने 1 लाख रुपए की करी, तो बताओ मेरा
सीजीएसटी, आईजीएसटी या क्या डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, है ना? जैसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अ सप्लायर फ्रॉम यूके परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दिल्ली फॉर रुपीज 1 लाख। एक यूके के सप्लायर ने दिल्ली के सप्लायर से 1 लाख रुपए का माल खरीदा। सप्लायर फ्रॉम यूके परचेज्ड अ गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर फ्रॉम बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है ना? 1 लाख रुपए का। तो जाहिर सी बात है कि ये किस तरह का सप्लाई हो गया? ये एक आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, ठीक है? जीएसटी रेट on which 18% GST is applicable. ठीक है? Choose correct option A, B, C, D. Input IGST will be credited rupees 18,000. Input CGST and SGST will be credited rupees 9,000 each. Input IGST will be debited rupees 18,000. Input CGST, SGST will be debited rupees 9,000 each. बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। ये तो मैंने बता ही दिया कि ये इंटर स्टेट है। भाई एक यूके का बंदा दिल्ली से कोई माल खरीद रहा है तो ये इंटर स्टेट से, ठीक है ना? तो ये वाले ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। बी और डी तो वैसे ही आप गलत कर दो। यानी कि अब मेरे को चूज करना है केवल ए और सी में से। तो बताओ, जो मैंने परचेजेस किया 1 लाख रुपए का, उस पर 18% का आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? क्या करूंगा? बोलो। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इनपुट इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स का मतलब एसेट है, और एसेट है तो एसेट को तो डेबिट ही करते हैं ना, एसेट को क्रेडिट थोड़ी करते हैं। लाइबिलिटी होता तो क्रेडिट करते, और लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स होता है। तो ऐसी जो बेसिक सवाल होते हैं ना, वो आपके रेंज में आ जाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप
1 घंटा अकाउंटिंग सीख के एक्सपर्ट बन जाएँगे। हाँ, लेकिन एकदम ज़ीरो तो नहीं रहूँगा मैं, मुझे बेसिक नॉलेज तो हो ही गई कि भई इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कौन-सा कहाँ से घट सकता है, कहाँ से नहीं घट सकता है। मैं बस यही बेसिक नॉलेज आपको देना चाह रहा था बेसिकली, ठीक है ना? ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना रहे और बेसिक-बेसिक चीज़ें रेंज में आ जाएँ ना। इसी तरह से अगर मान लो मुझे कोई इनकम होती है फॉर इनकम, इस सवाल में अगर सेल करता तो? अरे तो सेल करता तो सेल पे जीएसटी रिसीव होती है। भई जब आप सेल करोगे तो आपको कस्टमर पैसा देगा ना, और पैसा देगा तो खाली इनवॉइस का पैसा थोड़ी देगा, इनवॉइस में जीएसटी जोड़कर आपको देगा, तो आप जीएसटी रिसीव करोगे। जीएसटी रिसीव करोगे तो वो कौन-सी जीएसटी कहलाएगी? आउटपुट जीएसटी कहलाएगी। और क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो वो आउटपुट आईजीएसटी कहलाएगी। तो बताओ ये क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? तो ये लायबिलिटी है, तो क्या करना चाहिए इसको? क्या करना चाहिए? लायबिलिटी तो क्रेडिट करनी चाहिए ना? लायबिलिटी क्रेडिट करनी चाहिए। तो जब भी आपको सेल होगा, आउटपुट जीएसटी शुड बी क्रेडिटेड अलोंग विद द सेल अकाउंट फॉर इनकम। अच्छा, चलो आप बताओ ज़रा, मान लो कोई भी एक्स वाई ज़ेड इनकम है, किसी भी इनकम का एंट्री क्या होता है? भई अगर मेरे को कोई इनकम अगर हो रही है नगद में, तो बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा और उस रिस्पेक्टिव इनकम को मैं क्रेडिट कर दूँगा। यही तो होता है ना? उस इनकम का नाम चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, जो भी उस इनकम का नाम, ठीक है? अगर मान लो मैं इनकम कोई रिसीव कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई इनकम मिल रहा है, तो उस इनकम पर मेरे को जीएसटी रिसीव होगा या मैं जीएसटी का पेमेंट करूँगा? बताओ, इस पे, इस इनकम पे जीएसटी रिसीव होगा या पे होगा? क्या होगा? किसी भी इनकम पर आपको जीएसटी रिसीव होगा या पे होगा? रिसीव होगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आ रहा है, तो जब आपके पास पैसा आएगा, तो जो भी आपको पैसा देगा वो जीएसटी के साथ ही तो देगा ना, जोड़ के देगा। अच्छा, ये जो पैसा आपको रिसीव होगा, ये क्या कहलाएगा? इसका मतलब ये आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। अगर इंट्रा स्टेट है, तो ये कहलाएगा आउटपुट सीजीएसटी और कहलाएगा आउटपुट एसजीएसटी। बराबर-बराबर बढ़ जाता है ना इंट्रा स्टेट के केस में जीएसटी का पैसा। और ये क्या है आपके लिए? क्योंकि ये आउटपुट जीएसटी है, तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड। तो ये एंट्री होनी चाहिए। अब उस इनकम का चाहे कोई भी नाम हो, ठीक है? इसी तरह से फॉर गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। बताओ, अगर कोई भी ओनर गुड्स की ड्राइंग करता है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? मतलब आपको पता है, जब हम गुड्स की ड्राइंग करते हैं, तो परचेज़ अकाउंट इन्वॉल्व्ड हो जाता है। कोई बता सकता है परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ड्राइंग्स ड्राइंग्स तो डेबिट होगी, ठीक है, ड्राइंग्स तो डेबिट होगी। ड्राइंग्स तो डेबिट होगी। लेकिन अगर उसने परचेज़ गुड्स की ड्राइंग की है, तो खर्चा, परचेज़ का खर्चा कम हो गया, तो परचेज़ेज़, ये सब एंट्रियाँ मैंने पढ़ाई हुई हैं, सब आपने रिवीज़न किया होगा भाई। और अगर आप परचेज़ेज़ क्रेडिट कर रहे हो, तो उस परचेज़ेज़ पर जो आपने इनपुट जीएसटी पे किया था,
इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो आपने पे किया था वो भी क्रेडिट हो जाएगा। जितनी भी परचेजेस उसने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करी हैं, उतनी परचेजेस का टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इसी तरह से अगर आपने कोई गुड्स सैंपल बांट दिया या कोई गुड्स आपने मान लो चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उन सब की जर्नल एंट्रियां मैंने बताई हैं विदाउट जीएसटी भी। हमने एक जर्नल एंट्री का वर्कशीट प्रैक्टिस किया था। भाई उसी जर्नल एंट्री में आप जीएसटी को इंटीग्रेट कर देना, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST against output CGST। अब इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से घटा सकते हो, लेकिन याद रखना दोनों अलग अलग स्टेट के नहीं होने चाहिए, एक ही स्टेट के होने चाहिए। एक ही स्टेट के हैं तो आप कैसे करोगे? अब देखो सेट ऑफ कर रहे हो, बताओ इनपुट सीजीएसटी मेरे खातों में क्या होगा? डेबिट होगा। आउटपुट सीजीएसटी मेरे खातों में क्रेडिट होगा। जब मैं इनको एक दूसरे से सेट ऑफ करूंगा तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या एंट्री होगी? इनपुट सीजीएसटी जो मेरे खातों में, आउटपुट सीजीएसटी जो मेरे खातों में क्रेडिट है, मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। डेबिट करूंगा। और इनपुट सीजीएसटी जो मेरे खातों में डेबिट है, मैं उसको क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। इनपुट सीजीएसटी को मैं क्रेडिट करूंगा। आ रही बात समझ में? ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि मैंने जो भी इनपुट टैक्स पे किया था मैंने उसका क्रेडिट ले लिया। हालांकि मैंने बताया कि ये तभी संभव है जब ये दोनों एक ही स्टेट के हों। अलग अलग स्टेट के सीजीएसटी हों तो सेट ऑफ होना संभव नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करोगे? फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। ये संभव है लेकिन दोनों सेम स्टेट के होने चाहिए। अगर अलग अलग स्टेट के हैं तो ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा? आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट कर दूंगा और उसमें से इनपुट एसजीएसटी सेट ऑफ कर लूंगा और फाइनली जो भी बचेगा वो सरकार को पे कर दूंगा। फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट। तो जो भी जीएसटी होगा, जो भी मेरा आउटपुट सीजीएसटी होगा, जो भी मेरा आउटपुट एसजीएसटी बचेगा, वो सरकार को पे कर देंगे टू बैंक। अब रेफरेंस के लिए हर एक जगह एक अमाउंट डाल के देखते हैं। जैसे माना मैंने 1 लाख की परचेजेस करी, फिर माना मैंने 2 लाख की सेल करी, तो 2 लाख की सेल जब मैंने करी तो उस पर मैंने 18,000 का आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, 18,000 का आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया, टोटल 2,36,000 रुपए। इसी तरह से मान लो माना परचेज रिटर्न कुछ नहीं हुआ, माना सेल रिटर्न कुछ नहीं हुआ, माना मैंने एक एसेट खरीदी थी 20,000 रुपए की, उस 20,000 रुपए पर 9%
यानी 1800 इनपुट सीजीएसटी पे कर दिया, 1800 आउटपुट सीजीएसटी पे कर दिया, ये हो गया आपका 23,600 रुपए का। ठीक है, माना ये सारी चीजें सेम स्टेट में हो रही हैं। माना मैंने एक खर्चा किया था 10,000 रुपए का, उस पे मैंने 900 रुपया ये पे कर दिया, 900 रुपया ये पे कर दिया, टोटल मैंने 11,800 रुपए पे कर दिए। माना मुझे एक इनकम हुई थी 5,000 रुपए की, उस पे 450 ये, 450 ये, 5,900 रुपया ये हो गया। ठीक है, माना ड्राइंग्स कुछ नहीं हुई। अब देखो कि मेरी आउटपुट सीजीएसटी कितनी है। मेरी आउटपुट सीजीएसटी, तो मेरा आउटपुट सीजीएसटी एक ये 18,000 है और आउटपुट सीजीएसटी एक ये 450 है, यानी 18,450 मेरा आउटपुट सीजीएसटी है। अब मैं देखूंगा मेरा इनपुट सीजीएसटी कितना है। तो मेरा इनपुट सीजीएसटी 9,000 ये है, इनपुट सीजीएसटी 1,800 ये है, 10,800 हो गया, और 900 ये है। 10,800 में 900 और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 11,700। 11,700। ठीक है, तो यहां से माइनस कर दिया हमने 11,700। एक्चुअली में ये केवल 11,700 ही सेट ऑफ होगा, क्योंकि मेरी इनपुट सीजीएसटी 11,700 है, तो इतना आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा। अब आप देख लो कि मेरा टोटल मेरा जो टोटल था 18,450 था, उसमें से 11,700 तो सेट ऑफ हो गया, बचा 6,750। ये मैं सरकार को दे दूंगा, 6,750 रुपया। इसी तरह से अब देखो मेरा आउटपुट एसजीएसटी कितना है। तो मेरा आउटपुट एसजीएसटी है 18,000 और ये 450, यानी मेरा आउटपुट एसजीएसटी भी है 18,450। ये फिगर हम याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरा इनपुट एसजीएसटी कितना है। तो इनपुट मेरा ये 9,000 ये हो गया, 1,800 ये हो गया, 10,800 हो गए, और ये 11,700 हो गए, यानी कि 11,700। तो मेरा इनपुट एसजीएसटी 11,700 से आउटपुट एसजीएसटी 11,700 सेट ऑफ हो जाएगा, बचेगा 6,750, वो सरकार को पे हो जाएगा। तो 6,750 सीजीएसटी, 6,750 एसजीएसटी, 13,500 रुपया मैं सरकार को पे कर दूंगा। सिंपल एंट्री मैंने बताई अभी। बाकी मैंने ये तो बता ही दिया कि हाँ, ये एसजीएसटी सीजीएसटी जो है ये सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन सेम स्टेट वाले होने चाहिए, अलग अलग स्टेट वाले नहीं हो सकते और एक दूसरे से नहीं हो सकते। हाँ, सीजीएसटी का पैसा आप आईजीएसटी से रिकवर कर सकते हो अगर आउटपुट आईजीएसटी में कोई बैलेंस है तो। अब दूसरा आता है इंटर स्टेट सेल। मुझे नहीं लगता इंटर स्टेट सप्लाईज में फिर से ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। इंटर स्टेट सप्लाईज में बस जैसे यहां पर सीजी एसटी एसजीएसटी की जगह पर आईजीएसटी आ जाएगा बस। यानी कि अगर आप कोई परचेजेस करोगे तो परचेजेस पे सीधे क्या आएगा? आईजीएसटी, है ना? इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है ना? ये आपका आउटपुट आईजीएसटी इस तरह से। तो बस
एंट्रियां सेम रहेंगी, बस जो आप सीजीएसटी एसजीएसटी कर रहे हो आपको उसकी जगह पर क्या लिखना होगा, आईजीएसटी लिखना होगा। तो ये एंट्रियां दोबारा लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। समझ जाओगे रिप्ले मतलब ये मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पर हम लोग ये सीजीएसटी एसजीएसटी लिख रहे हैं वहां पे केवल क्या आने लगेगा, आईजीएसटी आने लगेगा। एंट्रियां सेम रहेंगी, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे आईजीएसटी आप लिखना शुरू कर देना। वो हो गया आपका इंटर स्टेट सप्लाईज वाली एंट्री। क्या यहां तक क्लियर है? अगर ये एंट्रियां क्लियर हैं तो बोलो भाई, एक छोटे से सवाल का जवाब दो। अगर मेरा इनपुट आईजीएसटी 10,000 हो, इनपुट सीजीएसटी 12,000 हो, आउटपुट आईजीएसटी 15,000 हो, आउटपुट सीजीएसटी 8,000, तो बताओ मेरा जीएसटी पेबल कितना होगा? तो आंसर देखो, ये सीजीएसटी, ये आईजीएसटी, इधर मेरा आउटपुट सीजीएसटी है 8,000 रुपया, इधर मेरा आउटपुट आईजीएसटी है 15,000 रुपया, मेरा इनपुट आईजीएसटी है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया सेट ऑफ हो गया। अभी भी मेरा आउटपुट आईजीएसटी कितना बच रहा है, बैलेंस 5,000 रुपया बच रहा है। यानी मैंने इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर लिया, अभी भी 5,000 का बैलेंस बच रहा है। यानी ये मेरे को सरकार को देना होगा 5,000 रुपया। इधर मेरा आउटपुट सीजीएसटी 8,000 है और मेरा इनपुट सीजीएसटी कितना है, 12,000 है। तो इसका मतलब कि मेरा इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी सारा सेट ऑफ हो गया। अभी भी मेरा इनपुट सीजीएसटी बच रहा है 4,000 रुपया। यानी मेरा पैसा पूरा सेट ऑफ हो गया है, अभी भी मेरे पास 4,000 रुपए का इनपुट सीजीएसटी बच रहा है। बताओ क्या मैं इस 4,000 रुपए का यहां से क्रेडिट ले सकता हूं? क्या ये क्रेडिट अलाउड है? क्या मैं इनपुट सीजीएसटी को उस आउटपुट सीजीएसटी से हटा सकता हूं? हाँ, बिल्कुल हटा सकता हूं। अब मैं इस इनपुट सीजीएसटी 4,000 रुपए का इस्तेमाल यहां कर लूंगा और जो मेरा बचेगा आउटपुट आईजीएसटी 1,000 रुपया, ये 1,000 रुपया होगा पेबल टू गवर्नमेंट। क्या बात को समझे? क्या बात को समझे कि सीजीएसटी का पैसा, इनपुट सीजीएसटी पहले आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, बच गया तो वो आउटपुट आईजीएसटी से भी सेट ऑफ हो सकता है। अगर आप ये बात समझे तो आप ये वाला अब दोबारा पढ़ोगे ना तो इस ऑर्डर को आप समझ जाओगे कि इनपुट सीजीएसटी का पैसा पहले आप आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करना, बच गया तो फिर आप उसको आउटपुट आईजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, लेकिन सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसी तरह से एसजीएसटी का पैसा पहले तुम आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करना,
बच गया तो तुम उसको आप आउटपुट आईजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी का पैसा सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और ये भी याद रखना कि एक स्टेट की एसजीएसटी का पैसा या सीजीएसटी का पैसा दूसरे स्टेट के सीजीएसटी या एसजीएसटी से रिकवर नहीं हो सकता। ये सेट ऑफ भी तभी संभव है जब दोनों का जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों सेम स्टेट को बिलोंग करते हो। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? मुझे लगता है इतना बेसिक अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ आपको आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग वाले पार्ट में पूछा हुआ है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल ना पूछ डाले। तो मुझे लगता है कि वो इसी तरह का कोई सवाल पूछ सकता है अगर थोड़ा परेशान करेगा तो। वैसे तो स्कोप बहुत कुछ है इसमें, और भी ज्यादा पढ़ा जा सकता है, पर मैंने कहा ना कि ज्यादा पढ़ने का मतलब दिमाग में प्रेशर डालना, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा की आवश्यकता बनती है। इतनी बेसिक नॉलेज अगर ले लोगे तो ज्यादातर सवाल यहीं से कोई पूछ लिया जाता है। ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कि भाई जीएसटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, कितने प्रकार की जीएसटी होती है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीजें तो मैंने आपको शुरुआत के सात आठ पीडीएफ में ही पढ़ा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपने रिवाइज करी होंगी, वो सब चीजें मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। खाली अकाउंटिंग वाला पार्ट मुझे बताना था, वो मैंने बता दिया। ठीक है ना? तो अगर यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो भाई हैंड रेस करो, क्योंकि यही बताना था। अगर आपको कुछ और पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। बस ये जीएसटी का ये वाला पार्ट मैं सबको बताना चाह रहा था, अकाउंटिंग वाला, क्योंकि जीएसटी हमारे अकाउंटिंग वाले पार्ट में पूछी गई है ना, कि इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, मतलब कि वो चाहता है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपका जीएसटी का पॉइंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि जीएसटी के जो बेसिक्स हैं, शुरुआत के 7-8 पीडीएफ वो कम से कम रिवाइज करके ही जाना वही एग्जाम में। ठीक है ना? और बाकी ये जो चीज मैंने आपको बताई आज। एक मिनट रुकना है। जीएसटी का फोल्डर कहाँ होगा यार? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने पढ़ाया था ना। इनपुट टैक्स क्या होता है? देखो ये क्या लिखवाया था। ने ये चार्ट बनवाया था कि यूटिलाइजेशन कैसे होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वन स्टेट कैन बी।
ये जैसे बताया था ना, इनपुट सीजीएसटी ऑफ यूपी कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी ऑफ यूके। द आंसर इज नो। कैन इनपुट यूके जीएसटी बी एडजस्टेड अगेंस्ट दिल्ली जीएसटी? आंसर इज नो, क्योंकि अलग अलग स्टेट हो गया। एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो इनपुट टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। यह बात सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए वैलिड है। दिस लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ आईजीएसटी, यानी कि एक स्टेट के आईजीएसटी का पैसा दूसरे स्टेट के आईजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है। फिर मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे। अब अगर आपने ये सब चीजें रिवाइज की हैं तो ठीक है, नहीं भी की हैं तो अभी जो मैंने पीडीएफ में बताया ना आज, सिर्फ उतना पढ़ लो, ज्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा। लेकिन अगर आपने ये सब रिवाइज किया है तो आपको पता होगा कि ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें तो बहुत सारी बातें मैंने बताई है ना, इसमें तो बहुत कुछ लिखवाया है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ रहे थे जीएसटी को एक्ट के हिसाब से। कि हमारे एक्ट हमको पढ़ने के लिए कहा गया था पुराने सिलेबस में, जीएसटी एक्ट, तो उसके हिसाब से पढ़ रहे थे हम लोग। अभी मुझे नहीं लगता इतना सारा मटेरियल आपको अपने पास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बर्डन अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना कि यार ये सब याद कैसे करूंगा अचानक से। तो अभी मैंने जितना आपको लिखवाया, अगर उतना भी याद रहे तो बहुत है। हालांकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी मतलब ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो भूल गए हैं तो मैं कहूंगा कि आज वाले जो पीडीएफ में मैंने जो लिखवाया उसी को जरा ढंग से एक बार रिवाइज करके चले जाना। उसी तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे तो अटेम्प्ट करके आ जाना। बाकी शुरुआत की तो चीजें आपको पता ही होंगी कि भाई जीएसटी क्या होता है। करोगे तो यही बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, कहाँ पर 10 लाख, कहाँ पर 20 लाख, कहाँ पर 40 लाख, ठीक है ना। इसी तरह से इनपुट टैक्स ने अभी आपको बता ही दिया। टीडीएस टीसीएस का मैंने आपको बताया था कि भाई जो सरकारी संस्थान होते हैं वही टीडीएस काटते हैं, 2.5 लाख से ऊपर अमाउंट होती है तो 2% का टीडीएस कटता है। बाकी इतना ज्यादा अब डीप जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, इस कंपोजिशन स्कीम, ई वे बिल, मगर मुझे नहीं लगता कि आपका इतना डीप आपको अब जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएसटी एक्ट नहीं पढ़ना है, खाली इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो शुरुआत में जो हमने 7-8 पीडीएफ में जो बातें पढ़ी थी ना, वही सब इंपॉर्टेंट होती हैं। या आज जो मैंने अकाउंटिंग से जुड़ी हुई बातें बताई, इतनी बातें पढ़ लोगे, यानी मानकर चलो कि शुरुआत के 6-7 पीडीएफ ये जीएसटी काउंसिल तक, है ना, ये और जो आज मैंने कटिंग वाला पीडीएफ आपको भेजूंगा वो वाला पीडीएफ पढ़ लेना, तो एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी जीएसटी की। और मैं कहता हूं कि 90
मोर देन 90% वहीं से सवाल आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना? बाकी तो अपनी तैयारी है कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहता है ना, ये भी तो एक समस्या है ना कि पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं या नहीं रहती। कई बार तो आपको ये भी याद नहीं रहता होगा कि ये चीज़ मैंने पढ़ा आपको, है ना? भूलने का भी मतलब कई तरह के लेवल होते हैं ना, क्या पता मैं लेवल 3 पर चला गया हूँ, भूलने की जो जो क्या बोलते हैं उसको, सीमा लाँघ गया हूँ। जहाँ पर मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था। आप ये भी भूल गए हो कि मैंने क्या पढ़ाया था। तो ये नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपका रिवीज़न अच्छा चल रहा होगा। एग्ज़ाम आसान आता है तो टेंशन मत लेना। पेपर ईज़ी आता है। आप लोग तो काफ़ी कुछ पढ़कर जा रहे हो तो आपका पेपर तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? जितना आप लोग पढ़कर जा रहे हो मुझे नहीं लगता सब बच्चे उतना पढ़कर जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ तो केवल पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे उसमें 1000-1200 ही होंगे। तो उनमें से आप बेहतर हो आपको बस इतना मेक श्योर कर, ठीक है ना? तो 4-5 दिन है, लग जाओ भई जितना जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, रिवीज़न पर ही फ़ोकस करना, रिवीज़न पर। आपने लगभग-लगभग अपना रिवीज़न तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, ये जिसमें लगता है यार इसको एक बार और पढ़ लेना चाहिए। मतलब कई किताब होती है जिसमें हमको थोड़ा डर लगता है कि नहीं यार, ये वाला ना थोड़ा मैं भूल जाता हूँ। तो इसको चलो एक बार और रिवाइज़ कर लेना चाहिए। या इसके पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, बार-बार ना पढ़ो तो याद नहीं आते, भूल जाते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई किताब है तो आप कर लीजिएगा। मतलब एंड टाइम पर आप रिवीज़न पर ही फ़ोकस करना, यही मेरा कहना है। ठीक है ना? बजाए इसके कि जो जिसने एमसीक्यूज़ वगैरह जितने प्रैक्टिस करने होंगे सबने कर लिए होंगे। तो अब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से अच्छा जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीज़न कर लो बस। जो पीडीएफ्स पढ़े ना उसको ही रिवाइज़ कर लो, वही बेहतर रहेगा। मेरा ऐसा मानना है। आपका अपना तरीका होता होगा पढ़ने का, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने होंगे, कर लिए होंगे और अब वो देखे कि यार कौन-कौन सा टॉपिक वो भूल रहा है। जैसे मान लो कि मैं स्टैटिस्टिक्स में मुझे यार वो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन याद नहीं आ रहा। मुझे वो क्या बोलते हैं कि शुरुआत में वो जो हमने पढ़ा था ना सैंपलिंग वाला जो थ्योरी पढ़ी थी वो याद नहीं आ रही। तो वो मैंने एक बार रिवाइज़ कर ली, ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ यार कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ, मैं आँख बंद करके सोच रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो चलो उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप रिवीजन पर ही फ़ोकस करो अब एग्ज़ाम होने तक, यही मेरी सलाह है, ठीक है? बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो पूछते रहना भाई, बता ही देंगे। कोपरा क्या पूछ रहे हो भाई? कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है, पढ़ाया है। भूलने का